हेलो एवरीवन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, और स्पेक्ट्रम की बुक में ये चैप्टर नंबर 14 है। तो स्लाइड में देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंटर्स हैं। तो अंडर कंपनी रूल हम आज सारा कुछ ये पढ़ेंगे। ठीक है, कलकत्ता मद्रासा, संस्कृत कॉलेज, विलियम कॉलेज, चार्टर एक्ट 1813, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, लॉर्ड मैकॉले मिनट 1835, एफर्ट्स ऑफ थॉमसन, और साथ ही साथ में वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आफ्टर द क्राउन टुक ओवर, ये सारे जो कमीशंस आए वो, एंड उसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या था। तो जैसे कि ये है कलकत्ता मद्रासा, तो इसमें क्या था कि ये किसके द्वारा लाया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो अंग्रेज़ थे ये प्रॉफिट मेकिंग और ट्रेडिंग वगैरह में ही अपना पहले ध्यान जो है इन्होंने रखा। उसके बाद जाके इन्होंने कुछ एजुकेशन का जो है वो सोचना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ये जैसे कलकत्ता मद्रासा, संस्कृत कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज ये स्टार्ट किया। तो जो कलकत्ता मद्रासा था ये किसके द्वारा मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1781 में, और किसके लिए, फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो ये इसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है संस्कृत कॉलेज। ये तीनों को हम इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक है, और संस्कृत कॉलेज जो था ये आपका लाया गया था, जोनाथन, जोनाथन डंकन। ठीक है, और कहाँ लाया गया था, देखिए कलकत्ता मद्रासा, कलकत्ता ये तो पता चल गया कि कहाँ लाया गया था कि कलकत्ता में, लेकिन जो संस्कृत कॉलेज था ये कहाँ बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया बनारस में। ठीक है, और कब, टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, तो 1791, कलकत्ता मद्रासा के 10 साल बाद। ठीक है, और ये किसके लिए था, हिंदूज लॉ एंड फिलोसफी के ऊपर, फॉर द स्टडी ऑफ द हिंदूज लॉ एंड फिलोसफी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की। ये लेके आए थे वेलेस्ली। ठीक है, मतलब ये एस्टैब्लिश किया गया था वेलेस्ली के द्वारा 1800 में, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स जो कि कंपनी में सर्व करेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ से आपको तीन चीज़ें पता चली। कलकत्ता मद्रासा जो है ये सीधा क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये लाया गया था 1781 में मुस्लिम लॉ की स्टडी के लिए। संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डंकन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था बनारस में 1791 में, और किसके लिए, हिंदूज लॉ एंड फिलोसफी को स्टडी करने के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो वेलेस्ली लेके आए थे 1800 में, और फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट। आपको इसमें मैं बता देती हूँ कि जो कलकत्ता मद्रासा था और जो संस्कृत कॉलेज था ये प्रोवाइड करता था रेगुलर सप्लाई ऑफ द क्वालिफाइड इंडियन टू द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, जो कंपनी के उसमें जो है वो सर्व करते थे, और साथ ही साथ में ये नॉलेज प्रोवाइड करता था क्लासिकल लैंग्वेजेस के, और साथ ही साथ में वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के भी। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी आगे जाके चार्टर एक्ट की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इनलाइटेंड इंडियंस थे उनको, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, तो उनको ये समझ आने लग गई कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए। हमारे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स जो इल्स हैं कंट्री के अंदर वो ख़त्म हो सकती हैं एजुकेशन के द्वारा ही, और मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम अब बात करते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें क्या था, सबसे पहली बात इसका एम ये था कि प्रमोट करनी है मॉडर्न स्टडीज़ या फिर मॉडर्न साइंस। ठीक है, पूरी कंट्री में मॉडर्न साइंस को जो है वो बढ़ावा देना है, ये इसका मेन मकसद था। और साथ ही साथ में 1 लाख रुपीज़ जो थे वो एनुअली दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन 1823 तक तो ये देना शुरू भी नहीं किया था। लेकिन फिर आगे जाके क्या होता है, राजा राम मोहन रॉय जैसे जो एनलाइटेंड पीपल थे उन्होंने ये ग्रांट को सैंक्शनड करवाया। कहाँ पे, कलकत्ता कॉलेज में, जो कि 1817 में खुला था बंगालीज़ की एजुकेशन के लिए, और वहाँ पे फिर इन्होंने इंग्लिश को भी बढ़ावा दिया कि इंग्लिश भी पढ़ाई जानी चाहिए इन द वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ एंड द साइंसेस। उसके बाद फिर आगे जाके 3 संस्कृत
3 संस्कृत जो कॉलेज हैं वो भी खुलते हैं। वो कहाँ पर? कलकत्ता में, दिल्ली में और आगरा में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यही था चार्टर एक्ट 1813 में। तो कुछ बातें याद रखनी है। एम जो था मॉडर्न साइंस को सब्ट्रैक्ट करना और मतलब मॉडर्न स्टडीज़ को लेके आना। 1 लाख रुपया एनुअली देने की बात की गई इस चार्टर एक्ट में, लेकिन 1823 तक इस 1 लाख रुपया बिल्कुल भी नहीं दिया गया। 10 साल तो बिल्कुल टच भी नहीं किया। लेकिन कलकत्ता कॉलेज में 1817 में जो बनाया गया था, राजा राम मोहन रॉय जैसे एनलाइटन पीपल ने ये ग्रांट को सैंक्शन करवाना शुरू किया और फिर आगे जाके काफ़ी सारे कॉलेज खुले, जैसे 3 संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में खोले गए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी की। तो इसमें क्या था, ये 2 गुट थे। ठीक है, इनमें जो है वो झगड़ा किस बात पे होता है कि जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं ये ट्रेडिशनल जो इंडियन लर्निंग सिस्टम होता है उसको फॉलो करने की बात करते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। ठीक है, और ये जो होते हैं ये मॉडर्न लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसको फॉलो करने की बात करते हैं। ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं ट्रेडिशनल जो लर्निंग होती है उसकी बात करते हैं। जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न साइंस और जो मॉडर्न स्टडी है ना वो सिर्फ आपकी जॉब के लिए रिलेटेड है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वाली है वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ बढ़ावा देती है। उसके बाद आगे जाके पता क्या होता है, ये जो एंग्लिसिस्ट होते हैं ना, एंग्लिसिस्ट, इसमें जो है ना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो मतलब क्या मीडियम रहेगा पढ़ाने का, उसमें जाके भी ये आगे जाके लड़ाई शुरू हो जाती है। एक गुट तो कहता है कि इंग्लिश में होनी चाहिए, दूसरा गुट कहता है वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, जो इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, फिर आगे जाके वो लॉर्ड मैकॉले आएगा, वो डिसाइड करेगा कि इंग्लिश में होनी चाहिए या मैकॉले में होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये 2 बातें याद रखनी है कि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो ट्रेडिशनल वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते थे। वो ये कहते थे कि जॉब लेने के लिए तो मॉडर्न स्टडीज़ ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल स्टडी से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। और वहीं पे एंग्लिसिस्ट जो थे वो मॉडर्न लर्निंग वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले थे। और आगे जाके उन दोनों में भी जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर लड़ाई छिड़ जाती है या बहस छिड़ जाती है, डिबेट छिड़ जाती है। और वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ में ये जो ग्रेट कन्फ्यूजन होगी वो फिर लॉर्ड मैकॉले मिनट्स 1835 में डिसाइड होगा कि इंग्लिश होनी चाहिए या वर्नैक्युलर होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लॉर्ड मैकॉले मिनट 1835। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए आया था? ये डिसाइड करेगा कि आपका लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए। तो इसने कौन सी चुनी? इंग्लिश लैंग्वेज ही चुनी कि जो पढ़ाई होगी मीडियम होगा वो इंग्लिश ही होगा, और जो टीचिंग होगी वो वेस्टर्न साइंस को ही ये बढ़ावा देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में इसने ये भी बोला था कि ये मैंने बता दिया कि मीडियम जो है वो अलोन इंग्लिश ही होगा, कोई वर्नैक्युलर नहीं होगा, ऐसा इसने बोला था। साथ ही साथ में इंडियन लर्निंग वॉज इन्फीरियर टू यूरोपियन लर्निंग, ऐसा बोला गया था लॉर्ड मैकॉले द्वारा। तो ये काफ़ी फेमस लाइन है कि जो इंडियन लर्निंग है वो वॉज इन्फीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ ही साथ में इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो इंग्लिश का मीडियम है ना वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए जो है वो रखा गया। और साथ ही साथ में जो लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स जो हैं वो खुलने शुरू हो गए, उसको इसने मतलब कहा कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्कूल्स मत खोलो, आप सिर्फ थोड़े नंबर ऑफ़ स्कूल्स खोलो और उसमें जो है क्वालिटी एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करो। मास एजुकेशन प्रोवाइड करने के बजाय कुछ लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, वो इसका मकसद था। तो इससे क्या होने लगा कि जो अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो पढ़ाई ग्रहण करने लगे, और जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती थी। तो आगे जाके क्या होने लगा कि मतलब लॉर्ड मैकॉले का ये मानना था कि जो इंडियंस है ना वो मतलब हमें कंपनी में कैसे लोग चाहिए, ये ऐसा मानना था इनका कि हमें इंडियन लोग चाहिए, ब्लड के मतलब ब्लड तो उनका इंडियन हो लेकिन टेस्ट उनका इंग्लिश हो। ठीक है, टेस्ट इंग्लिश हो, ओपिनियन इंग्लिश हो, मॉरल्स, इंटेलेक्ट, ये सब कुछ इंग्लिश में। कहने का मतलब वो हमारे नीचे ही रहे, हम उनके ऊपर ही रहे। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ना, इस थ्योरी का एक नाम है, ये आप नोट कर लीजिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है,
तो अगर पूछ लिया जाए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा लाई गई थी, तो लॉर्ड मैकॉले द्वारा लाई गई थी। इसका यही मतलब था कि इंडियंस को जो है वो ऐसा बनाया जाए कि वो हमारी भाषा बोले, ठीक है, कि वो ब्लड से तो इंडियन हो लेकिन टेस्ट में, ओपिनियंस में वो सब कुछ इंग्लिश में हो। तो इसी को बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। लेकिन आगे जाके काफ़ी विरोध होता है इसका, पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेस पैम्पलेट्स में भी इसका विरोध होता है कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में ही जो है वो दी जानी चाहिए और साथ ही साथ में मास एजुकेशन भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो लॉर्ड मैकॉले में देख लेते हैं कि इंग्लिश को एलोन को ही इसने कहा कि ये आगे चलाना चाहिए और वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। इंडियन लर्निंग जो है वो इन्फीरियर है यूरोपियन लर्निंग, ऐसा बोला गया इसके द्वारा। और इंडियन जो है ब्लड में तो इंडियंस होने चाहिए और टेस्ट वगैरह में, ओपिनियंस वगैरह में वो क्या होने चाहिए, इंग्लिश होने चाहिए। तो इसको क्या बोला गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। तो ये है लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, कि मिनट जो कि 1835 में लाया गया। ये भी पूछ लिया जाता है किस उसमें सन में लाया गया था, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद एफर्ट्स ऑफ थॉमसन आता है। तो ये कौन था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन से रीजन में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, ठीक है। इसने काफ़ी सारे विलेजेस में जो है एजुकेशन को प्रमोट किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और साथ ही साथ में इसने वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बोला था, मैकॉले ने बोला था कि हम जो है इंग्लिश को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसने थॉमसन ने जो है वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की सहायता से विलेज एजुकेशन को स्टार्ट किया। और ये कौन कौन सी चीज़ में, मतलब सब्जेक्ट कौन से थे जिनको इसने बढ़ावा दिया, तो एग्रीकल्चर एंड मेंसुरेशन, इन दोनों चीज़ों में इसने बढ़ावा दिया। क्यों दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो है ये ट्रेन करना चाहता था ऐसे पर्सनल को जो कि रेवेन्यू एंड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम कर सके, ठीक है, रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो है वो सर्व कर सके, इसलिए इसने इन चीज़ों पे ध्यान दिया। तो क्या क्या ध्यान दिया इसने, ये पहली बात तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में विलेज एजुकेशन को प्रमोट किया, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया, उसी में ही एजुकेशन देने के लिए इसने कहा। और मेंसुरेशन एंड एग्रीकल्चर साइंस पर फोकस किया। क्यों, क्योंकि वो ट्रेनिंग दे सके रेवेन्यू एंड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए लोगों को, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा बच जाता है वर्ड्स डिस्पैच 1854, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो था ये हायर एजुकेशन के लिए आया था, ये आप याद रखिएगा कि कौन सा कमीशन जो है हायर एजुकेशन के लिए आया था, कौन सा प्राइमरी के लिए, ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड, ये जो है वो मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। और साथ ही साथ में इसने जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि जो जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी ना, इसने बोला इसको मतलब ये नहीं चलेगी। उसमें क्या था कि मतलब कुछ नंबर ऑफ पर्सन जो कि इंडियन होने चाहिए, ठीक है, जिनको बाबूस बोला जाने लगा, और वो जो है वो हमें सर्व करेंगे, मतलब छोटी पोस्ट पर हम उनको रखेंगे कि थोड़ी बहुत ही उनको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। तो वुड्स डिस्पैच ने ऐसा कुछ इन सब को जो है वो मना किया। उसने ये तो बोला, उसने बोला कि जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस है ना वो तो चलाओ स्कूल के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम जो है ना वो चलाओ हायर एजुकेशन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वुड्स डिस्पैच का। इसके बाद साथ ही साथ में वुड्स डिस्पैच ने 3 चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो फीमेल एजुकेशन पे इसने ज़्यादा फोकस दिया, एक वर्नैकुलर एजुकेशन पे, और साथ ही साथ टीचर ट्रेनिंग में। ये 3 आप बात नहीं भूलेंगे, वुड्स डिस्पैच की काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसने बोला कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेकुलर इन नेचर होने चाहिए। साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने ये भी बोला कि ग्रांट जो है ग्रांट इन एड्स जो है वो देनी चाहिए टू द प्राइवेट, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी जो है, मतलब प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं उनको भी, कॉलेजेस वगैरह हैं उनको भी हम ग्रांट देंगे। तो ये कुछ थी इसकी वुड्स डिस्पैच की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद इसमें आगे जाके ये तो था, इसमें तो इतना ही है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके क्या होता है, मतलब इसके जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वुड्स डिस्पैच के, वो पढ़ते हैं। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि इसने हायर एजुकेशन के बारे में बताया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है इसे। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को इसने बोला कि वो पेपर पे ही रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और सभी को जो है वो पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। इसने ये बोला कि इंग्लिश मीडियम तो सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए, और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जो है वो स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की होती है। 3 चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस दिया वुड डिस्पैच ने, फीमेल एजुकेशन, वर्नैकुलर
वोकेशनल एजुकेशन, साथ ही साथ में टीचर ट्रेनिंग, ग्रांट इन एड देने की बात की प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कॉलेजेस वगैरह खुले उनके लिए, ठीक है। आगे जाके अब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट क्या निकल के आए। तो फिर क्या होता है कि 1857 में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं, कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। और उसके बाद एक जो है बेथून स्कूल जो है वो फाउंड किया जाता है बाय JED बेथून। ये कहाँ पर खुलता है, ठीक है, यही इसके जो हैं वो चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और ये कहाँ पे खुलता है, कलकत्ता में। कब, 1849, ठीक है। ये हालांकि पहले बन गया था, ये देखो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया, लेकिन ये पहले ही बन गया था। और इसने किसके लिए मतलब ज़्यादा काम किया, वो वुमेन्स के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे गर्ल्स स्कूल और वुमेन कॉलेजेस ये जो है काफ़ी सारे इस्टेब्लिश करवाए गए बेथून के द्वारा, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी इन स्कूल्स में प्रोवाइड करवानी शुरू हो गई। उसके बाद और भी कुछ कॉलेज खुले, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट खुला पूसा में, बिहार में, और साथ ही साथ में IIT रुड़की जो है वो भी खोला गया, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। और साथ ही साथ में इसका ये था कि ये जो वुड डिस्पैच है ना, इसके बाद 5 डिकेड्स तक जो है इसी को ही फॉलो किया जाने लगा, जब तक आगे नेक्स्ट क्राउन टुक ओवर नहीं कर लेता तब तक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आफ्टर द क्राउन टुक ओवर, उसमें फिर हंटर कमीशन और वगैरह ये सब कुछ हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।